हेलो दोस्तों, आज हम लोग संसाधन एवं विकास का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसाधन नियोजन के बारे में। हम लोगों ने अगली कक्षा में संसाधनों के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज तक की टॉपिक को कवर कर लिया था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि संसाधन का हमारे पूर्वजों ने बहुत अंधाधुंध प्रयोग किया है, और हम लोगों ने ये भी जाना कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि सतत पोषणीय विकास अगर हम लोगों को अपने देश में करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। तो इसी को संसाधन नियोजन कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो रिसोर्सेज प्लानिंग कहते हैं। और सतत पोषणीय विकास को लागू करने के लिए इसे ऐसा किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके एक एक टॉपिक के बारे में। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना है हमें, और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र, इससे सबसे गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाकर मापन करना है। यानी कि हमें देश में मानचित्र को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराते हुए हमें ये पता लगाना है कि कितने देश में कितने संसाधन हैं, कितने देश के पास कितने कितने संसाधन अभी मौजूद हैं, और उनका मापन करना है और उनको अपने अनुसार उनकी उपयोग को निर्धारित करना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल का संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। यानी कि संसाधन विकास योजना को लागू करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है, और संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना है। यानी कि संसाधन के विकास के योजनाओं में और राष्ट्र की विकास की योजनाओं में दोनों के लिए हमें संबंध स्थापित करना है कि कैसे संसाधन को इस तरह से उपयोग किया जाए कि राष्ट्र में वृद्धि हो। और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यह है भू संसाधन यानी कि सॉयल रिसोर्सेज। सॉयल एज या रिसोर्सेज या फिर सॉयल रिसोर्सेज, ये एक ही बात है। अब भू संसाधन, भूमि भी हमारी एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। इसे मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो जैसे हम लोग खेती करते हैं, खेती से हमें अनाज मिलता है। तो जो अनाज मिलता है हम लोगों को वो खेत से मिलता है, और खेत ही हमारा भूमि है। तो भूमि और ये जो अनाज हमें मिलता है इसका हम लोग उपयोग अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये एक प्रकार का भूमि संसाधन हुआ कि नहीं हुआ, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए। तो जैसा कि इसमें लिखा है, भूमि एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना चाहिए। अब भूमि एक सीमित संसाधन क्यों है? पहले ये भूमि संसाधन एक सीमित संसाधन नहीं थी, अब इसलिए हो गई है क्योंकि अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसलिए ये सीमित संसाधन हो चुका है। अब भारत में भूमि संसाधन यानी कि सॉयल एज ए रिसोर्स इन इंडिया, लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत और बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने वाले पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 27% हिस्सा पठारी है जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है, तो हमारे देश में लगभग 43% जो हमारा भू क्षेत्र है वो कृषि के लिए यानी कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है, वो कृषि के लिए और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। 30% क्षेत्र में हमारे पर्वत हैं, बारहमासी नदियां हैं, और पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छे स्थान हैं यहाँ पे इस 30% क्षेत्र में। और लगभग 27% हिस्सा पठारी है जिसमें खनिज और जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अब
अगला टॉपिक है भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी कि इसको इंग्लिश में कहें तो पैटर्न ऑफ लैंड यूज इन इंडिया। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। तो भू उपयोग को कैसे निर्धारित किया जा सकता है, इसको निम्न तत्वों के द्वारा देखा जा सकता है। भौतिक कारक हैं, उसमें भू आकृति, जलवायु और मृदा। तो भूमि किस प्रकार किस तरह से क्या उपयोग किया जाएगा, इसको भौतिक कारक इसके ऊपरी ढांचे से इसको देखा जा सकता है। तो ऊपरी ढांचे से इसकी भू आकृति को देखिए और जलवायु और मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार से, इससे सबसे हम लोग भूमि के उपयोग को देख सकते हैं। और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं, ये सब मानवीय कारक हैं। तो इससे भूमि उपयोग कितना हमारे लिए भूमि आवश्यक है, इसको हम लोग जान सकते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा जो भारत का है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसमें 93% भूभाग ही हमारे पास मौजूद है, क्योंकि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो हमारे असम प्रांत हैं, उसके जो और पूर्व में जो क्षेत्र है नागालैंड और इन सब के क्षेत्रों के बारे में हमें अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हमारा जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन द्वारा थोड़ा थोड़ा कब्जा हुआ है, इससे भी हमारे भूमि में कमी आई है। मैं आपको इसके संदर्भ में थोड़ी बात बता दूं तो सन 1962 और सन 1968 की लड़ाई हुई थी, जिसमें चीन और पाकिस्तान ने हमारा थोड़ा थोड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था। तो देखिए, हम आपको एक चीन का छोटा सा डायग्राम भी बना के दिखा रहे हैं। जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इधर हमारा चाइना है, आप सभी लोग जानते हैं ये चाइना है। इधर पाक है, पाकिस्तान। तो इस पाकिस्तान ने इसमें लड़ाई करके और इतना भाग पाकिस्तान ने और चाइना ने इसमें इतना भाग कब्जा कर लिया था। अब बचा इतना भाग। और एक बात आपको मैं ये भी बता दूं कि जो यहाँ पे हमारे K2 चोटी, जो सबसे लंबी चोटी थी हमारे भारत की, वो भी अब पाक के ही कब्जे में है, क्योंकि वो सन 62 की लड़ाई में और 68 की लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने बात की। अगला है भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण और खनन से भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, आप लोग उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा कि क्या भूमि की मिट्टी कभी कम हो सकती है? क्या भूमि में तो कभी कमी नहीं आती है। निम्नीकरण मीन्स कमी होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि निम्नीकरण मीन्स कमी होता है। लेकिन क्या भूमि में कभी कमी आ सकती है? आप ही लोग बता दीजिए। अब भूमि में कमी नहीं आएगी, यानी कि उसमें उपस्थित तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, इसमें कमी आएगी। तो इसी को भू निम्नीकरण कहते हैं। तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन, इससे भूमि में कमी आई है। अब इसके कारण क्या क्या है? तो वनोन्मूलन माने वनों का कटाव, अतिपशुचारण माने बहुत ज़्यादा पशुओं द्वारा चारण किया गया है, और खनन मीन्स खुदाई, मैग्नीज और लोहा, सोना आदि, चांदी आदि धातुओं के लिए हमने खुदाई की है। तो ये सब कारण हैं हमारे भू निम्नीकरण के, इसी से हमारे तत्वों में कमी आई है। अगला है भूमि निम्नीकरण को रोकने का उपाय। इसमें रोकने के उपाय में हम पहले वनारोपण कर सकते हैं, यानी वृक्ष लगा सकते हैं। चारागाहों का उचित प्रबंध कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे चरवाहा ना हो, इससे हमारी भूमि बची रहे। उनका अलग से कोई प्रबंध कर दिया जाए। पशुचारण नियंत्रण, और जो पशुओं द्वारा जो चारण होता है उसको कम किया जाए, उस पर नियंत्रण किया जाए। उनके लिए हमें बाजरा वगैरह बो दिया जाना चाहिए, ताकि उनको मिल सके अपने खाद्य पदार्थ। रेतीले टीलों
और कांटेदार झाड़ियों का द्वारा स्थिरीकरण और रेतीले टीलों को और कांटेदारी झाड़ियों को चारों तरफ से लगा दें, जिससे उसका मिट्टी एक जगह रुकी रहे, इधर उधर जाए नहीं। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, बंजर भूमि को भी हम खाद पानी डाल के उसमें और जैविक खाद डाल के उसको हम लोग यूज में लाएं। खनन नियंत्रण, ये सब हम लोग भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये मृदा संसाधन है तो इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, और इसके आगे के वीडियो में ये हम देखेंगे जलोढ़ मृदा से। ये इसका अगला वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। हमारी मिट्टी हमारे लिए बहुत एक संसाधन है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग अगर भोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो क्या मिट्टी हमारे लिए एक संसाधन हुई कि नहीं हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स से हमें ज़रूर बताएं। और मिट्टी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, मिट्टी में ही जीवों का पोषण मिलता है। मृदा का वर्गीकरण, तो मृदा को बनाने वाले कारक उनके तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। भारत की मृदाओं को इन सभी आधारों पर बांटा जा सकता है। इसके बांट बटोजे यानी वर्गीकरण को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जितने और वीडियो जाएं सबको आपको सबसे पहले मिल सकें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इससे, क्योंकि 10th में बोर्ड होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों को तैयारी करते रहना है। धन्यवाद।